हेलो दोस्तों, आपका गुरुविद्या कैरियर इंस्टीट्यूट के अंदर स्वागत है। आपकी होली बहुत अच्छी गई होगी, हम ही भगवान से आशा करते हैं। और सभी के हालचाल कैसे हैं? आज हमारे पास में 2-3 दिन से लगातार कॉल मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि हमने होली का ऑफ़र दिया था तो 200 स्टूडेंटों ने होली का कोर्स परचेज़ किया था इसी ऑफ़र के अंदर। बाकी अगर कोर्स की डिमांड देखते हुए हमने एक दिन का ऑफ़र और बढ़ाया है। इसके साथ ही कुछ स्टूडेंट हैं जिनके फ़ोन आ रहे थे, सर सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम कब है, थोड़ा सा हमें बताइए। ग्रुपों के अंदर अफवाह चल रही है कि सर सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम अभी है, अगले मंथ है, तो आप प्रॉपर ढंग से हमें बताइए कि किस प्रकार से एग्ज़ाम है, हम किस प्रकार से उसकी तैयारी करें। कुछ स्टूडेंट है जिन्होंने कहा अभी तक हमारा सर कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, एक दो स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एक बार रिविजन किया हुआ है। अब वो चाहते हैं कि किस प्रकार से मार्क्स इंक्रीज करें ताकि आरपीएमसी सेकेंड ईयर में मेन एग्जाम में ही क्लियर हो जाए। आपको पता है कि इस बार एग्जाम जल्दी क्यों हो रही है? ये एनालिसिस किया होगा, क्योंकि एग्जाम बेस्ड भर्ती है, वो आने वाली है। जो स्टूडेंट सेकेंड ईयर के अंदर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा वो भर्ती के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा। जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के अंदर सेकेंड ईयर के अंदर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ वो भर्ती से बाहर होने के उसके बहुत ज़्यादा चांसेज हैं, क्योंकि भर्ती आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। वो भी 1,001% है, एग्जाम बेस्ड भर्ती होगी। अभी से स्टूडेंट पढ़ने लग जाएं ताकि उनके लिए एग्जाम अच्छा हो। बाकी अब इन चीज़ों का एनालिसिस करके बताते हैं कि पैरामेडिकल सेकेंड ईयर की एग्जाम कब से है। ये गुरुविद्या टीम है, गुरुविद्या टीम ने बहुत आपका सपोर्ट किया है, लास्ट में लाइव क्लासें लगाना और सब चीज़ें करना। आगे ही हम चाहते हैं कि गुरुविद्या टीम सभी स्टूडेंटों का भला करती जाए। जो जो स्टूडेंट गुरुविद्या के टच में है, सेकेंडरी के भी फॉर्म चालू हो चुके हैं, 21-22 बैच हैं। जो 22-23 बैच है इसकी तो मेन एग्जाम है, और जो 21-22 बैच है और 20-21 बैच है और 19-20 बैच है इसकी रिमांडेड एग्जाम है। जो मेन एग्जाम है, मेन एग्जाम में स्टूडेंटों की फीस 2,000 रुपये है, और रिमांडेड एग्जाम है इसके अंदर स्टूडेंटों की फीस 1,000 रुपये है। जिन स्टूडेंटों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा वो फॉर्म भर दें। फॉर्म की लास्ट डेट है 10 मार्च। 10 मार्च से पहले आप फॉर्म भर देना। अगर आप 10 मार्च तक फॉर्म नहीं भरते हो तो 3 दिन का एडवांस टाइम मिलेगा, जिसके अंदर आपको 200 रुपये आपके पेनल्टी लगेगी। अगर स्टूडेंट उसी बीच में फॉर्म नहीं भर पाता तो आगे 3 दिन और मिलते हैं, जिसके अंदर डबल फीस के साथ आप फॉर्म भर सकते हो। वो फीस के बाद में आपको फॉर्म की एक कॉपी कॉलेज में जमा करानी पड़ेगी। अगर कोई स्टूडेंट कॉलेज में कॉपी जमा नहीं कराता है तो उसका आगे आरपीएमसी में एग्ज़ाम नहीं होगा। बाकी कुछ स्टूडेंट को कॉल आ रहे हैं कि सर सेकेंड ईयर की फ़ीस ले रहे हैं, तो वो तो फीस कईयों ने जमा करा दी होगी, जिन्होंने नहीं कराई उनको जमा करानी पड़ेगी, नहीं तो आगे डॉक्यूमेंट नहीं देंगे कॉलेज वाले। अब इसी के साथ मैं बताना चाहता हूँ आपको आगे क्या एग्ज़ाम डेट है वो कब है। तो आपके एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट है जो सेकेंड ईयर की है, वो एग्ज़ाम डेट 15 तारीख के बाद में चालू होगी। या तो एग्ज़ाम डेट हो सकती है 15 तारीख के बाद में 20 तारीख हो सकती है, या 20 तारीख को एग्ज़ाम नहीं हुई तो 27 तारीख को आपको एग्ज़ाम कन्फर्म है। आपके एग्ज़ाम होने के ज़्यादा चांसेज है 27 अप्रैल को। अभी आपके पास में थोड़ा बहुत टाइम है, 1-1.5 महीना है, तो 1-1.5 महीने के अंदर आप आराम से अच्छे ढंग से कवर कर पाओगे। जिस प्रकार से टीचर बता रहे हैं उस प्रकार से अगर आप पढ़ोगे तो आप एग्ज़ाम में 100% क्लियर होके जाओगे यहाँ से। बाकी आपको पता है कि इस एग्ज़ाम के अंदर हमने फर्स्ट ईयर के जो पेपर है उन पेपरों का एनालिसिस किया है। उन पेपरों का एनालिसिस करके हमने देखा है कि इस बार जो एग्ज़ाम आपके पेपर होंगे उन पेपरों का एक लेवल रहेगा। ऐसा नहीं है पुराने पैटर्न के अनुसार एग्ज़ाम होगी, इसमें हमने जिस प्रकार से फर्स्ट ईयर का देखा है उस प्रकार से एक लेवल के पेपर रहेंगे। तो आपको प्रॉपर ढंग से अच्छे ढंग से सारी चीज़ें पढ़नी है। ऐसा नहीं है आप कोई भी चीज़ मिस करो, पुराने पैटर्न के अनुसार चलो, आपको प्रॉपर ढंग से सब कुछ पढ़ना ही पड़ेगा, जब ही ये एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा मिलेगा। नहीं तो आप एग्ज़ाम के अंदर ब्रेक लगा बैठोगे। कोई सी एग्ज़ाम हो इसके अंदर आपको प्रॉपर ढंग से एनालिसिस करके पढ़ना ही पड़ेगा। जो चीज़ें अभी हमारी फैकल्टीज सर बताएंगे, जैसे LTRT के हैं, जो भी अपने एक्सपर्ट फैकल्टीज़ हैं जो इतने साल से पढ़ाते आ रहे हैं, उन्होंने पेपरों का एनालिसिस किया है, वो आपको बताएंगे। अभी हम आगे जैसी सर को बुलाएंगे ताकि जैसी सर बाकी चीज़ों को आपको बताएंगे। अब एक स्टूडेंट है जिनके फ़ोन आ रहे हैं कि सर जो रिमांडेड का ड्यूरेशन है उसके एग्ज़ाम कब है सर, क्या वो बैठेंगे? एक लड़की है, एक लड़की कंफ्यूज हो रखी है कि सर मैं तैयारी करूं या रहने दूं, मेरा तो अभी तक रिजल्ट भी नहीं आया है। तो हम बताने देना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट है उसका डाउट ये है कि सर रिवोल्यूशन का क्या होगा, मैंने रिवोल्यूशन का एग्ज़ाम दिया है, रिवेल का एग्ज़ाम दिया है, उसकी रिवेल का अभी रिजल्ट नहीं आया, क्या मैं सेकेंड ईयर में बैठ पाऊंगी? हाँ, आप ज़रूर सेकेंड ईयर में बैठ पाओगे, क्योंकि इनका रिजल्ट है, इनका रिजल्ट 10 मार्च तक आ जाएगा। अगर 10 मार्च तक रिजल्ट नहीं आता है तो फॉरम आगे बढ़ जाएंगे।
जहाँ तक कोशिश है 10 मार्च तक सभी का रिवील का रिजल्ट आ जाएगा। जो स्टूडेंट पास होंगे वो सेकेंड ईयर के एग्जाम में बैठेंगे। बाकी गुरु विद्या टीम है, वो आपको एक्सपर्ट टीचर एलटी के, वो आपको प्रॉपर ढंग से बताएंगे कि आपको एग्जाम में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। उसके लिए मैं जयश्री कटारा सर को बुलाना चाहता हूँ ताकि वो प्रॉपर ढंग से आपको बताएं कि आपको एग्जाम में पढ़ना है, ये चीज़ें पढ़नी है, ये चीज़ें छोड़नी है। प्रॉपर ढंग से बताएं कि उस स्ट्रेटजी के साथ आप चले तो आप 100% एग्जाम में पास होगे। फर्स्ट ईयर के मेन के अंदर, फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर यहाँ से क्लियर होके जाओगे। बाकी मैं जयश्री सर को बुलाना चाहता हूँ ताकि जयश्री सर आगे की बात कंटिन्यू। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी मनोज सर ने जैसे आपको बताया कि सेकेंड ईयर के जो एग्ज़ाम है उनके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा की गई है कि कब एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसके अलावा कब फॉरम जो एग्ज़ाम फॉरम है वो कब तक चले हैं, वो सारी चीज़ें आपको मनोज सर के द्वारा बता दी गई है। तो अब अपन बात करने वाले हैं कि क्या कहते कि जो DMLT सेकेंड ईयर का जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम कौन कौन से होते हैं, स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट एग्ज़ाम कौन सा होता है, सेकंड कौन सा होता है, इस प्रकार से जो कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं, कितने नंबर के होते हैं, उसके बाद उनके अंदर जो सिलेबस है उस सिलेबस में क्या क्या चीज़ आने वाली है, किस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो देखने को मिलते हैं पेपर के अंदर। 5 नंबर क्वेश्चन भी अपन को देखने को मिलते हैं, 10 नंबर के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं और 20 नंबर के क्वेश्चन भी उसमें देखने को मिलते हैं। तो उन सभी चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे। जो DMLT सेकेंड ईयर है उसके बारे में जो एग्ज़ाम आपके बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं, जैसा कि अभी मनोज सर ने आपको बता दिया गया है। तो अपन देखते हैं कि जो फर्स्ट अपना है, फर्स्ट एग्ज़ाम अपना कौन सा होता है। फर्स्ट एग्ज़ाम होता है अपना एंटरप्रेन्योरशिप। कौन सा? एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। सेकंड एग्जाम होता है अपना एनवायरनमेंट का, थर्ड अपना माइक्रोबायोलॉजी, फोर्थ अपना पैथोलॉजी और उसके अलावा लास्ट पेपर होता है अपना बायोकेमिस्ट्री का। तो ये अपने 5 पेपर होते हैं सेकेंड ईयर के अंदर। अब जैसे देखो साथियों, आपको पता है कि DMLT के अंदर ओनली 3 पेपर होते हैं, तो सेकेंड ईयर के अंदर कितने हैं? DMLT सेकेंड ईयर में 5 पेपर हैं। और यानी जो सिलेबस है वो फर्स्ट ईयर के हिसाब से जो आप पढ़ के आए हो फर्स्ट ईयर का सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग डबल या ट्रिपल मान के चलो आप, जो सिलेबस है उसको डबल या ट्रिपल सिलेबस है किसका? सेकेंड ईयर का। और वो आपको पता है कि एग्ज़ाम भी बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं, 1 से 1.5 मंथ रह गया है। तो उसके अलावा जो ये अपने 5 एग्ज़ाम है इनकी अपन को क्या करनी है, उसके अंदर प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करनी है 1 से 1.5 मंथ के अंदर। उसके अलावा अपन बात करेंगे कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से टॉपिकों पर अपन ज़्यादा फोकस रखें, कम जो टॉपिक 5 नंबर के आते हैं या ज़्यादातर पूछे नहीं जाते वो टॉपिक कौन से हैं, उसके अलावा सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो कौन कौन से हैं, उन सभी के बारे में अपन सब्जेक्ट के हिसाब से देखेंगे। उसके बाद अपना क्या होता है, क्लिनिकल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है जो अपना प्रैक्टिकल होता है। उसके अलावा हॉस्पिटल ट्रेनिंग होती है अपनी, जो अपन 45 दिन की ड्यूटी लगती है। कितने दिन की? 45 दिन की ड्यूटी लगती है एग्ज़ाम के बाद। एग्ज़ाम के अगले दिन से या 2 दिन 3 दिन बाद स्टार्ट हो जाती है अपनी 45 दिन की ट्रेनिंग। और 45 दिन कंप्लीट होते ही उसके बाद अपना क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। तो ये सारी चीज़ें अपन देखते हैं। तो ये अपना पूरा क्या है, जो पेपर है और प्रैक्टिकल है उनके बारे में बताएं कि 5 पेपर हैं और एक अपना क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं आगे अपने सिलेबस के बारे में देखते हैं। सबसे पहले अपन जो बात कर रहे हैं सिलेबस की, वो किसका सिलेबस देख रहे हैं अपन यहाँ पर? माइक्रोबायोलॉजी का, जो सबसे लेंथी सब्जेक्ट है। यानी कि DMLT सेकेंड ईयर के अंदर अपन बात कर लें तो सबसे जो लेंथी सब्जेक्ट है वो कौन सी? अपनी माइक्रोबायोलॉजी। जिस माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पैरासाइटोलॉजी भी आती है, बैक्टीरियोलॉजी भी आती है, इम्यूनोलॉजी भी आती है, वायरोलॉजी भी आती है। ये सभी क्या है, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आती हैं अपनी सब्जेक्ट। तो जिनके अंदर अपन देखते हैं कि सबसे जो बड़े क्वेश्चन है, जो 20-20 नंबर के अपने 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वही अपने सबसे ज़्यादा कारगर होने वाले हैं। तो 20-20 नंबर क्वेश्चन कहाँ कहाँ से, कौन कौन से टॉपिक हैं जो 20-20 नंबर के देखने को मिलते हैं? तो जैसे कि आपको लिख रहा है ह्यूमन पैरासाइटोलॉजी। जो पैरासाइटोलॉजी है उसके अंदर जैसे आप देखो कि क्या है, क्लासिफिकेशन वगैरह तो है। उसके अलावा बात करते हैं अपन जैसे एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, उसके अलावा मलेरिया पैरासाइट। उसके बाद अपन बात करें लिस्मेनिया डोनोवानी, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। ये सभी जो क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन सभी आपको 20 नंबर के देखने को मिलते हैं पेपर के अंदर। या फिर इसके अलावा 20 का नहीं है तो 5 नंबर का भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है इन्हीं पैरासाइट में से। ऐसे ही अपना क्या होता है, जैसे प्लेटे हेलमिंथीज हैं, नीमोटोडा हैं अपने। उसके अलावा फिर अपन बात करते हैं सिस्टमिक बैक्टीरियोलॉजी की अपनी। इन सभी के अंदर जो बैक्टीरिया हुए, पैरासाइट हुए, उसके अलावा वायरस हुए जो वायरोलॉजी के अंदर आते हैं, वो सभी क्वेश्चन अपन को 20-20 नंबर के भी देखने को मिल जाते हैं। और कई बार वो क्वेश्चन 20 नंबर वाला क्वेश्चन 5 नंबर में भी देखने को मिल जाता है। तो उस चीज़ के बारे में अपन ये देखेंगे कि जो 20 नंबर का क्वेश्चन आता है तो अपन किस प्रकार से
क्या करें, उसको अटेम्प्ट करें। अगर वो वही क्वेश्चन 5 नंबर में आ गया तो उसको अपन किस प्रकार से अटेम्प्ट करें, इन सभी चीज़ों के बारे में अपन जब पढ़ाई करते हैं, जैसे आप पढ़ रहे होंगे जहाँ भी आपके कॉलेज के नोट्स हैं या जिन भी किताबों से नोट्सों से आप पढ़ रहे हैं, उनके अंदर ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, तभी आप क्या है आगे एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाओगे। अगर मान चलो आपने इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, जो अपना एग्ज़ाम का पैटर्न है उस पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो उससे पार पड़ने वाली नहीं है। क्योंकि देखो ये पूरा क्या है अपना सिलेबस है, किसका, माइक्रोबायोलॉजी का, आरपीएमसी का। अब अपन पढ़ते आते हैं, सभी जो कॉलेजों में हर स्टूडेंट क्या करता है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उन पेपरों को उठाया और उनको ही क्या करने लग गए, स्टडी करने लग गए, प्रिपरेशन करने लग गए कि यार यही क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। तो आपको बता दूं कि अभी जैसे फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हुआ था, मेन एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर का जो 23-24 बैच का मेन एग्ज़ाम हुआ, उसके अंदर आपने देखा होगा जो पेपर का जो लेवल था, पेपर का जो क्या था लेवल था, वो लेवल आपने देख ही लिया होगा कि जो पुराना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे उनको उतना ज़्यादा वापस से रिपीट नहीं किया गया। इसीलिए जो आरपीएमसी है, जो आरपीएमसी जो भी एग्जामिनर एग्ज़ाम पेपर बनाते हैं वो क्या है, अब जो अपना सिलेबस है उसको क्या करते हैं, बेस बनाते हैं, उस बेस के आधार पर आपके क्वेश्चन देते हैं। तो इसलिए कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, लेवल का पेपर आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि इसका रीज़न भी है, क्योंकि ये इस एग्ज़ाम के बाद आपकी तुरंत क्या आने वाली है, भर्ती आने वाली है राजस्थान के अंदर, राजस्थान के अंदर भर्ती आने वाली है। तो भाई जो कॉपी चेक होंगी, तो जो भी बच्चा क्वालिफाई होगा, लेवल का एग्ज़ाम आएगा, जो अच्छे से पढ़ा होगा वही बच्चा क्या कर पाएगा, क्वालिफाई कर पाएगा। अगर मान चलो आपने पढ़ाई ऐसे ही जैसे अभी तक पढ़ते आ रहे हैं इसी तरीके से पढ़ाई करी, तो अगर आपकी एक भी क्या लग गई, बैक लग गई अगर आपकी एग्ज़ाम के अंदर, तो आप वैकेंसी से बाहर हो जाओगे। ये आप सोच लेना। आप जो इतने साल से, 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से इस कोर्स में जुड़े हुए हो, किसके लिए, एक नौकरी के लिए, कि आगे जाके हम भर्ती में बैठ पाएँ और आगे अपन क्या हो, क्वालिफाई हो, भर्ती में नौकरी लगे। तो अगर आपकी एक भी सब्जेक्ट बैक रह गई तो ये सोच लेना कि आपकी एग्ज़ाम वो क्या कहते हैं, भर्ती हाथ से निकल गई। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना, जो आपके पास 1 से क्या है 1.5 मंथ बचा है, 1 से 1.5 मंथ है, यही आपका आगे का करियर क्या करेगा, बताएगा कि आप क्या है, 1 मंथ के अंदर आपने क्या किया है। अब बात करते हैं कि जो पूरा सिलेबस है, इस सिलेबस के अगर आपके पास नोट्स नहीं है, पूरे प्रॉपर ढंग से नोट्स नहीं है, या आपके ऐसा हो टूटे फूटे नोट्स हों, उनसे पार पड़ने वाली नहीं है। क्योंकि आज के टाइम पर जो अब रिजल्ट है वो आपको पता है कैसा रिजल्ट रह रहा है, तो थोड़ी क्या है कॉपियाँ हार्ड तरीके से चेक की जा रही हैं। तो पूरा जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। अगर ये आपके पास नोट्स नहीं है प्रॉपर ढंग से पूरे सिलेबस के, तो ये मानो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना बिल्कुल ही वो नहीं है कि आप क्वालिफाई कर दोगे एग्ज़ाम, ऐसा बिल्कुल ही मुमकिन नहीं होगा अगर आपके पास पूरे सिलेबस के नोट्स नहीं हैं। अगर आपके पास पूरे सिलेबस के नोट्स हैं तब आपको एग्जाम पैटर्नों पर जाना है कि 20 नंबर क्वेश्चन कैसे आता है, अगर 20 नंबर का ये क्वेश्चन आ गया है तो कैसे अटेम्प्ट करना है, 5 का आ गया तो क्या चीज़ छोड़नी है, इसमें से क्या चीज़ लिखनी है इसके अंदर, वो चीज़ आपके पहले से ही एग्जाम, ऐसा नहीं है एग्जाम जो हॉल में बैठे हो तभी आपके दिमाग में आए, नहीं, पहले ही आपके दिमाग में होनी चाहिए कि अगर 5 में आ गया तो अपन ये चीज़ लिख देंगे और 20 में आया तो अपन इस तरीके से इसको लिख देंगे, ये आपको पता होना चाहिए। और यदि जिस भी स्टूडेंट के पास इस प्रकार से पूरा सिलेबस है, इसके नोट्स अगर नहीं है अभी तक और 1 मंथ बचा है, तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि गुरु विद्या जो अपनी कोचिंग है सभी लोग जानते हैं, सभी तक चीज़ें पहुंचती हैं, आपके सीनियर हैं जो यहाँ से पास होके गए हैं, उसके अलावा जो भी कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं लगभग यहीं से जो स्टूडेंट पास होके गए हैं वही सभी कॉलेजों में आपको पढ़ा रहे हैं। तो आपको सिलेबस अगर आपके पास नहीं है, नोट्स नहीं है, और या फिर आपको ऐसा डर लग रहा है कि 1 मंथ में कैसे तैयार करें, इतना बड़ा सिलेबस है, इसको अपन इतना सा कैसे करें, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप गुरु विद्या कैरियर इंस्टीट्यूट जयपुर आओ और यहाँ आके आप बात करो और ज्वाइन करो, फिर आप यहाँ क्लास लो, फिर यहाँ आपको हर तरीके से हर चीज़ का सॉल्यूशन कराया जाएगा। आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की जो ट्रिक होंगी, किस तरीके से करना है, क्या चीज़ करनी है, वो सभी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये हुआ अपना क्या, जैसे माइक्रोबायोलॉजी का। उसके अलावा जैसे इम्यूनोलॉजी के अंदर अपन जैसे देखें तो जैसे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, ये आपको 20 नंबर में भी देखने को मिल जाती है, इसी के अंदर से आपको 5 नंबर क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है,
हाइपर सेंसिटिविटी है, ये आपको 20 में भी देखने को मिल जाती है, या फिर इसके जो टाइप हैं उनमें से कोई एक टाइप आपको दे देगा 5 नंबर का भी देखने को मिल जाएगा। तो टॉपिक को इस तरीके से तैयार करना है कि 20 वाला भी क्वेश्चन को अपन 5 नंबर में भी कन्वर्ट कर सकें। ये आपके जो माइंड है उस पर निर्भर करता है, या फिर आपको पहले से चीज़ बताएं कि भाई इसके अंदर ये डाटा लिखना है। वो सारे जो नोट्स हैं 5 के हिसाब से 20 के हिसाब से वो सभी नोट्स आपको गुरु विद्या के अंदर मिलेंगी। तो आप गुरु विद्या के आइए, गुरु विद्या हमेशा आपके साथ खड़ी है, खड़ी रही है आपके साथ, और आज भी खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी हर कंडीशन के अंदर। तो ये अपना क्या हुआ, जैसे माइक्रोबायोलॉजी हो गई जो सबसे बड़ी सब्जेक्ट है सेकेंड ईयर की। इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट, नेक्स्ट आती है अपनी हिस्टोपैथोलॉजी। अब हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर अपन देखते हैं कि जैसे वही देखें अपन कंटेंट, तो हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर क्या आता है, सबसे पहले जनरल प्रिंसिपल आता है, हिस्टोलॉजिकल वर्क वगैरह जो करते हैं अपन, ये ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन देखो आपको कहाँ से बनता है, इक्विपमेंट, यानी कि जो हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर यूज आने वाले इक्विपमेंट हैं वो क्वेश्चन आपका 20 नंबर का भी देखने को मिल जाता है, कई बार 10 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आपको नोट्स पहले से ही प्रोवाइड होने चाहिए कि हाँ भाई 10 में आया तो ये चीज़ लिखनी है, 20 में आ गया तो ये चीज़ लिखनी है। तो इस चीज़ पर आपको फोकस करना है। अगर आपके पास, मैं फिर बोल रहा हूँ, नोट्स नहीं है तो इन सभी चीज़ों का सॉल्यूशन एक ही है, ओनली फॉर गुरु विद्या। ठीक है। इसके बाद अपन देखें कि जैसे फिक्सेटिव आते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी में यूज आने वाले 20 नंबर के भी आ जाता है, 5 का भी आ जाता है, 10 का भी आ जाता है। इस पर फोकस करना है। फ्रोजन सेक्शन है, डिकैल्सिफिकेशन है, साइटोलॉजी के अंदर पूरी साइटोलॉजी है जो साइटोपैथोलॉजी है उसके बारे में डायरेक्ट 20 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, या फिर उसमें से 5 नंबर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे, जैसे कि सेक्स क्रोमेटिन वगैरह पूछ लेगा, या फिर एफएनएसी वगैरह, ये आपसे अलग से क्वेश्चन पूछ लेगा, या साइटोपैथोलॉजी में यूज आने वाले फिक्सेटिव, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद मोर्बिड एनाटॉमी, टिश्यू प्रोसेसिंग है, टिश्यू प्रोसेसिंग के स्टेप हैं वो सभी आपको पढ़ने हैं अच्छे से। इसके बाद प्रिपरेशन करनी है अपन को, जैसे हेमेटॉक्सिलिन एंड इओसिन, यानी कि HND स्टेन, पास पेप, ये स्टेनिंग है जो भी, वो सभी आपको अच्छे तरीके से एक एक तरीके से पढ़नी है। देखो मैं एक ही बात बता दूं, पढ़ते आप भी हो, आपके पास भी नोट्स हैं, आप भी कहीं ना कहीं से पढ़ रहे हो, और कोचिंग के अंदर भी चीज़ें पढ़ रहे हो, लेकिन कोचिंग के बच्चे क्लियर हो रहे हैं और बाकी के स्टूडेंट हैं क्लियर नहीं हो पाते। तो रीज़न क्या है, खूब पढ़ते हैं फिर भी पास नहीं हो रहे। इन सभी चीज़ों का रीज़न होता है कि एक जो सीक्वेंस है, जिस तरीके से अपन बताते हैं, जिस तरीके से अपना प्रोसीजर, जो अपने स्टेप होने चाहिए, वो सबसे ज़्यादा क्या करते हैं एग्ज़ाम के अंदर, ये मानो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करते हैं। उसके बाद हेमेटोलॉजी जो आप फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ के आए हो, जैसे क्लोटिंग फैक्टर वगैरह हैं, इन्वेस्टिगेशन अपने ब्लीडिंग डिसऑर्डर हैं, उसके अलावा प्रोथ्रोम्बिन टाइम, APTT, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, ये सभी आपको इनमें से 5-5 नंबर क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। म्यूजियम टेक्निक है, ये आपको 20 नंबर की भी देखने को मिल जाती है, और उसके अलावा 5 नंबर के भी टॉपिक इसमें से आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं। अब आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन 20 का भी आ सकता है और 5 का भी आ सकता है, तो 5 वाले तो अपने आप ही कवर हो जाएंगे। जब आप 20 नंबर का क्वेश्चन टॉपिक कवर कर लोगे तो 5 नंबर का तो अपने आप ही कवर हो जाएगा। बताओ होगा या नहीं होगा? हो जाएगा बिल्कुल 100%। तो ये है अपना किसका, हिस्टोपैथोलॉजी। जो हिस्टोपैथोलॉजी का अपना पेपर आता है, चौथे नंबर का पेपर है हिस्टोपैथोलॉजी। ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सी है, नेक्स्ट है अपनी बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर आपको पता है कि जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं कि 20-20 नंबर के, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, उसके अलावा जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, ब्लड शुगर ये इसके अंदर आगे कार्बोहाइड्रेट के अंदर, उसके अलावा लिपिड का आ जाता है, प्रोटीन का आ जाता है। ये सभी क्या हैं, अपने 20-20 नंबर के टॉपिक हैं। यानी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्या है क्वेश्चन आपके बनते हैं पेपर में। एग्जामिनर प्रीवियस ईयर पेपर को आजकल नहीं देख रहा, आजकल एग्जामिनर जो सिलेबस है RPMC का उसको उठाता है और उसमें से जो सिलेबस को देखकर क्वेश्चन बनाता है। फिर आप हिल जाते हो कि ये तो पेपर कैसा आ गया, ये तो बहुत कठिन पेपर आ गया। अरे भाई कठिन नहीं आया, वो पेपर उसमें पहले जो सिलेबस है उसमें से ही आया है, सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं आया। तो इसलिए क्योंकि आप पढ़ क्या रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा रहे हो, यार हमेशा यही आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आगे ध्यान रखना, अगर इस चक्कर में रह गए तो वैकेंसी हाथ से गई, फिर वेट करना आराम से 4-5 साल का। तो इसीलिए ये चीज़ें जो आपको तरीके से पढ़नी है, और नोट्स नहीं हो
या आप तैयारी नहीं कर पा रहे हो, फिर बोल रहा हूँ तैयारी नहीं कर पा रहे हो, चीज़ें कवर नहीं हो पा रही कि पूरा सिलेबस है, इतना बड़ा सिलेबस है, ये तो हमसे 1 मंथ में कवर ना हो, तो हमको तो इतना सिलेबस चाहिए जो पूरा पेपर में भी आ जाए और अच्छे से क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो जाएं, तो वो ओनली किसके पास है? गुरु विद्या के पास। तो आप गुरु विद्या के पास आइए और आपसे आके संपर्क करिए। उसके अलावा KFT हो गया, RFT हो गया, CFT हो गया, ये सभी क्या हैं? 20-20 नंबर क्वेश्चन है और कई बार 5-5 नंबर क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे KFT है, KFT में से अलग से कोई एक टेस्ट आ गया 5 नंबर का। LFT है, LFT में से अलग से आ गया 5 नंबर का। जब आप इसको 20 नंबर का ही तैयार कर लोगे तो 5 नंबर में क्या इशू आएगा बताओ करने में? जब 20 नंबर का कंप्लीट है, कंप्लीट टेस्ट आपको याद है, तो उसमें 5 नंबर का आ गया, तो उस टेस्ट के बारे में बता दिया जब ओनली। तो इस तरीके से आपको क्या है कि स्टेप बाय स्टेप सिलेबस को साइड में रख करके, बगल में रख के क्या आप पढ़ रहे हो तो सिलेबस के अकॉर्डिंग चलोगे। भाई सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस प्रकार से आपको एक एक टॉपिक को पढ़ना है अच्छे तरीके से। फिर मैं आपको वही बात बोलूँगा, 20 नंबर का, 10 नंबर का और 5 नंबर के ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अब इनका आपको पढ़ता हर बच्चा है, पढ़ता हर स्टूडेंट है, हर कॉलेज में पढ़ाते हैं, किताबें इतनी पढ़ी हुई हैं, कहीं से उठा के पढ़ लो, ठीक है, गूगल है वहाँ से पढ़ लो। लेकिन बात आती है कि आपको भाई क्वेश्चन 20 का आया तो क्या लिखना है, 5 का आया तो क्या लिखना है और 10 का आया है तो कैसे और क्या लिखना है। ये डिपेंड करता है मेन जो एग्ज़ाम के अंदर आप कॉपी में लिखते हो उस पर कि आप क्या लिख रहे हो। और उसी टाइम के अंदर 3 घंटे मिलते हैं, आपको पता है 40 पेज की कॉपी मिलती है और 3 घंटे मिलते हैं। अब आपको पता है कि 40 पेज की कॉपी है, अगर आपने जो LFT है उसको ही आपने कितने पेज में पढ़ा है? 25 पेज में। 25 पेज याद कर लिए, क्वेश्चन आया 20 नंबर का। अब 25 पेज तो आपने किस में भर दिया? LFT में। बच्चे कितने? 15 पेज। अब 15 पेज में क्या आप 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दोगे? नहीं करोगे, तो आप डायरेक्ट क्या हो जाओगे? फेल। क्लियर सी बात है। तो इसीलिए इनको एक क्या करना है? सेटलमेंट करना है हर क्वेश्चन को। तो ये चीज़ें, सारी चीज़ें आपको बताई नहीं जाती क्योंकि ये चीज़ें की कमी रह जाती है आपके पास। और लास्ट में जब आप आते हो, आपकी बैक लग जाती है, तब आप हमारे पास आते हो, या फिर उसके बाद रिमाइंडर का एग्ज़ाम दे जब होते हैं तब आते हो, तो तब आप क्या हो जाते हो? पास हो जाते हो। गुरु विद्या माने के बाद आप पास हो रहे हो। लेकिन और जगह से आप पास नहीं हो रहे, 5-5, 6-6 साल से आप लटके पड़े हो, 6-6 बार आपने एग्जाम दे दिए लेकिन पास नहीं हो रहे, एक सब्जेक्ट ही बैक चल रही है। इन सभी चीज़ों का कारण क्या है? यही कारण है कि आपको या तो जो नोट्स हैं प्रॉपर नोट्स नहीं मिल पा रहे, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ रहे, या फिर आपको जो लिखने का तरीका है वो आप पर नहीं आता। तो ये सारी चीज़ें गुरु विद्या के अंदर आपको सिखाई जाती हैं। उसी हिसाब से बच्चे को प्रिपेयर किया जाता है, जिस तरीके से जो एग्ज़ाम है, जो एग्ज़ाम के अंदर लिखनी है चीज़ें, जो एग्ज़ाम हॉल के अंदर जो एग्जामिनर जिस तरीके से पेपर बना रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हम भी हमारा दिमाग लगा के चलते हैं, दिमाग लेके चलते हैं कि एक पूरा एनालिसिस करके कि भाई इतने साल से अपन कराते आ रहे हैं, इतने बच्चों को अब तक क्लियर करा दिया। और आपको जो सीनियर जूनियर हैं आपके कॉलेज में, या तो आपके कॉलेज के कोई सीनियर बंदे हैं उनसे बात कर लेना, जूनियरों से बात कर लेना, आपको नहीं पता हो तो कोचिंग के बारे में, या आप कॉलेज वालों से बात कर लेना जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उनके बारे में। और जो तरीके से सारी चीज़ें होती हैं, तो मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि आपके पास 1 मंथ है, तो 1 मंथ के अंदर 5 सब्जेक्ट हैं, बता दी मैंने आपको। अब ये तो 3 ही सब्जेक्टों सिलेबस पढ़ा है, 2 सब्जेक्ट तो और बच गए अपनी, एनवायरनमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप। ये मत सोचना कि एनवायरनमेंट एंटरप्रेन्योरशिप में फेल नहीं होते, सबसे ज़्यादा फेल उसी में होते हैं। पढ़ाई बच्चा फोकस इन 3 सब्जेक्ट पे करता है, सोचता है 2 तो ये नॉर्मल नहीं है। तुम्हें पता है एनवायरनमेंट में भी बैक लग गई तो भी आप वैकेंसी से रह गए, उनको भी कम समझ के मत चलना। तो उनके बारे में बता दूं मैं आपको कि वो 2 सब्जेक्ट हैं, उन 2 सब्जेक्ट का हमारे यहाँ गुरु विद्या कैरियर इंस्टीट्यूट, गुरु विद्या कैरियर इंस्टीट्यूट जब आप गूगल पर सर्च करोगे, सर्च करने के बाद आपको ये परफॉर्मा सामने देखने को मिलेगा। तो आप इसके अंदर जब लाइव में जाओगे, किस में जाओगे साथियों? लाइव के अंदर जाओगे तो आपको 2 क्लासेस देखने को मिलेंगी, एनवायरनमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये है आपकी एनवायरनमेंट और ये है आपकी एंटरप्रेन्योरशिप, जो कंप्लीट है एनवायरनमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की लाइव क्लासेस के अंदर। ये भी आपके 3.5 घंटे की है और ये भी लगभग 3.5 घंटे की क्लासेज है, जिसके अंदर प्रत्येक टॉपिक को एक स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस से आपको समझाया गया है, एनवायरनमेंट का भी और एंटरप्रेन्योरशिप का भी। तो मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, यूट्यूब पर सबसे पहले जाके आप एक बार 3.5 घंटे की ये क्लास लो, एक बार 3.5 घंटे की आप एंटरप्रेन्योरशिप क्लास लो। इनको लेके इसमें नोट्स भी मिल जाएंगे आपको, उनको एक बार अच्छे से ढंग से पढ़ लो। पढ़ने के बाद इनको रख दो आप,
फिर बाकी 3 सब्जेक्ट पढ़ते रहो। फिर वापस से जब आपकी एग्ज़ाम आएगी उस समय आप वापस से एक बार इनका रिवीजन कर लेना, एक बार अच्छे से देख लेना। और आपको पता ही है कि जब लास्ट में एग्ज़ाम आते हैं उस समय अपन लास्ट में लाइव क्लासेस, तो आपकी एग्ज़ाम से पहले एक दिन पहले लाइव क्लास तो लेते ही हैं, तो लाइव क्लासों में आप जुड़ जाना, जो भी और आपके जो डाउट वो रह जाते हैं, डाउट वगैरह वो उसमें क्लियर हो जाते हैं। लास्ट में गैस पेपर है, अपन गैस पेपर भी देते हैं, 7-7 क्वेश्चन देते हैं आपको, प्रत्येक सब्जेक्ट के 7 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन इस प्रकार से आपको देते हैं अपन। उन 7 क्वेश्चनों में से आपने हमारे पिछले जो पेपर हैं वो उठा के भी देख लिए होंगे, जो हमसे जुड़े हुए हैं पहले से उनको पता ही है कि हमारा पेपर कितना, जो गैस पेपर है वो कितना आता है। हमारा गैस पेपर जो बच्चे को पास होने से जो कराता है, पास ही नहीं अच्छी रैंक भी दिलाता है, वो हमारे 7 क्वेश्चन में से ही मिल जाती हैं चीज़ें। 80-90 नंबर का आराम से गैस पेपर मिल जाता है अपना। तो अपने यहाँ हमारा एक ही मकसद है, गुरु विद्या का एक ही मतलब है कि भाई वो बच्चा जो आया उसको यहाँ से पास करा के भेजना। अगर बच्चा यहाँ से अच्छी से पढ़ाई कर रहा है, अच्छा अपना जो टाइम दे रहा है, हम आप उसको पढ़ा रहे हैं, वो चीज़ें अच्छे से कवर कर पा रहा है, तो वो बच्चा क्या करेगा, रैंक लाएगा। आपको पता है जो अभी कौन सा बैच का एग्ज़ाम हुआ, अभी 21-22 के सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम हुए थे। इस 21-22 के सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम के अंदर कोटा से हमारी कोचिंग से जो रेगुलर क्लासेस ली थी उसने फर्स्ट रैंक दिया ऑल राजस्थान। अब बताओ, आप बच्चे ने पढ़ाई करी, तो आप पढ़ाई करोगे तो बहुत अच्छा आप कवर कर लोगे, और अन्यथा आप जो अपन आपको शॉर्ट एंड स्वीट जो चीज़ बताएं वो तो आपको पढ़नी है, उससे आप आराम से कवर कर जाओगे। तो यही सारी चीज़ें, और आपको एग्ज़ाम के बारे में बता ही दिया है कि बहुत ही जल्द, यानी कि 1 मंथ है आपके पास, सिर्फ 15 अप्रैल के बाद कभी भी एग्ज़ाम हो सकते हैं। 20, 27 या 15 के बाद आप कभी मांग चलो, आप तैयारी करो 15 अप्रैल के हिसाब से। तो आपको मैं एक ही बात बोलूँगा कि अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, या फिर आपने पढ़ लिया रिवीजन नहीं हो पा रहा, या आप इतना कोर्स है वो कवर नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए आप गुरु विद्या संपर्क करिए। गुरु विद्या का ऑफलाइन सेंटर है, ऑफलाइन बैच चल रहे हैं, तो यहाँ आके कवर करिए। कॉल मैसेज आपके आते हैं, कभी रिप्लाई मिल जाता है, कभी रिप्लाई अपन नहीं दे पाते, क्योंकि अपने वैकेंसी बैच भी चल रहे हैं और अपना लेबर असिस्टेंट का भी बैच चल रहा है, तो सभी चीज़ों में अपन बिजी हो जाते हैं। उसके अलावा अपने एकेडमिक जो एग्ज़ाम है सेकेंड ईयर के वो आ गए, तो इसलिए अब इसमें बिजी हो गए। तो आप आइए, यहाँ आके आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करिए, ऑनलाइन ज्वाइन करिए, तो आपको सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा गुरु विद्या की तरफ से। गुरु विद्या हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी, और वो खड़ी है, और पहले भी खड़ी थी, ठीक है। तो आपको घबराने की तो 1% ज़रूरत नहीं है। और जो भी अपना आगे जो भी एडमिशन है, कैसे क्या लेना है, क्या चीज़ें, वो सभी आपको मनोज सर बता देंगे। अब हमारे जो मोहित देवा सर हैं, जो DRT जो रेडियो के क्या हैं एक्सपर्ट हैं, वो अभी आने वाले हैं। वो भी आपको इसी प्रकार से DMLT और DRT, जो DMLT का मैंने बता दिया, DRT के बारे में आपको बताएंगे कि क्या क्या रहता है, कैसे पेपर पैटर्न होता है, सब चीज़ें आपको बताएंगे। तो मैं अब अभी आप उनको, जो मोहित देवा सर हैं, उनको बुला रहा हूँ, तो वो आके आपको एक्सप्लेन करेंगे। हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जय शिव सर को, जो आपको DMLT के बारे में इतना सारा सब कुछ बता के गए। थोड़ा सा आपको शायद डरा के भी गए कि 1 महीने में आपकी एग्ज़ाम आ जाएगी, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। गुरु विद्या है ना, आप टेंशन किस चीज़ की है, ठीक है। बहुत लंबे टाइम के बाद आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लग रहा है। बीच में अपन थोड़ा सा गैप लग गया था, इस गैप की वजह भी रही है कि जो गुरु विद्या है उसने पहले जो फर्स्ट ईयर का जो आपने पेपर देखा है वो बहुत आपको अजीबोगरीब लगा होगा, तो उसका गुरु विद्या जो टीम है उसने एनालिसिस किया है, तो अपने जो भी कंटेंट है उसको मॉडिफाई किया है। साथ ही साथ जो आपकी रेडियोग्राफर की जो वैकेंसी आएगी उस वैकेंसी का भी जो कंटेंट है उसको क्रिएट किया है। तो इन सब चीज़ों में क्या है, टाइम लगता है। और भी आपने बहुत सारे ऑफलाइन बैचेज चल रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को अपन क्या है उनको मैनेज करना पड़ता है, तो इस वजह से आपसे हम रूबरू नहीं हो पाए। अब कोशिश करेंगे कि गुरु विद्या टीम आपसे लगातार यूट्यूब पे बनी रहे जब तक कि आपके एग्जाम ना हो जाए, ठीक है। गुरु विद्या आपके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से खड़ी है। बस जो है वो आपका आने की ज़रूरत है, चाहे आप ऑनलाइन आ जाइए चाहे ऑफलाइन आ जाइए, ठीक है।
तो अपन सबसे पहले जो आज की मुलाकात हुई है उस मुलाकात की वजह है अपना DRT सेकेंड ईयर के थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले अपने बात करूंगा कि DRT सेकेंड ईयर जो अपन पढ़ रहे हैं उसका मेन सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करेंगे आज के अपने जो वीडियो है उसकी सिलेबस से। ये आपके सामने स्क्रीन के सामने एक टेबल सी दिख रही होगी आपको, जो आपको RPMC की साइट पे भी मिल जाएगी। और गुरु विद्या का जो आप एजुकेशन प्ले स्टोर पे जाके गुरु विद्या एजुकेशन ऐप डाउनलोड करोगे तो उसमें आपका DRT सेकेंड ईयर है, उसमें सबसे पहला जो आपको फोल्डर दिखेगा वो कौन सा होगा, यही दिखेगा सिलेबस का। ठीक है, तो अपने 4 पेपर होते हैं थ्योरेटिकल। सबसे पहला पेपर आपको देखने को मिलेगा रेडियोग्राफी सेकेंड, जिसका दूसरा नाम है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, दूसरा होगा आपका रेडियोथेरेपी, तीसरा होगा रिसेंट एडवांस और चौथा होगा पेशेंट केयर। ये 4 पेपर होंगे। इन 4 पेपरों की खास विशेषता ये है कि आपको इनके बीच में एक भी छुट्टी नहीं मिलेगी, ये चारों पेपर आपके कंटिन्यू होंगे। ठीक है, तो तैयारी पहले से ही शुरू करके रखिए। ऐसे मत सोचना कि भी एग्जाम के बीच में मैं एक बार पढ़ लूँगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, है ना। गुरु विद्या इस प्रकार से आपको तैयारी करवाएगी कि आपको बस 3-4 घंटे चाहिए होंगे कि एग्जामिनेशन से पहले कि आप एकदम से उसको क्या वापस रिकॉल कर सको। ठीक है, आपको प्रॉपर एक बार कंप्लीट तैयारी भी करवाई जाएगी, रिवीजन भी करवाया जाएगा और बाद में ये भी बताया जाएगा कि उस पूरे सब्जेक्ट के सिलेबस को 3 से 4 घंटे में कैसे आप कवर करोगे। तो सब कुछ हो जाएगा, आप टेंशन मत करो, गुरु विद्या आपके लिए हमेशा खड़ी है। ठीक है, इन 4 पेपर के बाद में आपको 45 दिन का आपको टाइम मिलेगा, आपको क्लीन जो ड्यूटीज लगेंगी। उस 45 से 60 दिन के बाद आपका प्रैक्टिकल लगेगा, जो आपको 100 नंबर का होगा। आपके सब्जेक्ट हैं ये भी सब कितने 100 नंबर के होते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो आपको ये दिख रहा है सेशनल असेसमेंट, ये आपके इंटरनल मार्क्स हैं जो आप कॉलेज भेजती है आपकी। ठीक है, ये आपके इंटरनल मार्क्स हैं, ये भी आप 100 नंबर हैं, ये आपके कॉलेज की तरफ से भेजे जाएंगे। तो ये आपका एक परफॉर्मा है DRT सेकेंड ईयर का। अब ये जो चारों पेपर हैं, अपन तो थ्योरेटिकल है, साथ ही साथ ये प्रैक्टिकल है, इन सब की तैयारी गुरु विद्या आपको करवाएगी ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों तरीके से। मैं आपको ज़्यादा ये ही सलाह दूंगा कि आप ऑफलाइन आइए। ठीक है, इससे आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो क्या क्या सिलेबस रहेगा, कैसे आपको पढ़ना होगा। देखो इन एग्जामिनेशन का 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको। सबसे पहले आपको देखने के मिलेगा 20 नंबर का क्वेश्चन, उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा 10 नंबर का क्वेश्चन और उसके बाद में मिलेगा आपको 5 नंबर। ये 3 तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं मेन एग्जामिनेशन में। टोटल 7 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने होते हैं, वो आपकी चॉइस रहती है, कोई भी 5 आप कर सकते हो। ठीक है, यदि आपने गुरु विद्या ज्वाइन की है और यहाँ से आपने पढ़ा है तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। कॉलेज से पढ़ के जाते हो तो आपको ये लगता है कि 2 क्वेश्चन ऐसे आ जाएं जो मेरे को ना आते हो, मैं उनको छोड़ दूंगा। जबकि गुरु विद्या से पढ़ के जाओगे तो आप ये कहोगे कौन से 5 करूं मैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको देखा हुआ नहीं होगा या आपको याद नहीं होगा। और साथ ही साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि 20 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, वो कौन सा क्वेश्चन होगा जो ज़्यादा चांसेस होंगे कि 20 नंबर का यही आएगा। मैं आपको आगे सब्जेक्ट में बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन है जो आपको 10 नंबर में आएगा, कौन सा क्वेश्चन है जो आपको 5 नंबर में आएगा। आप क्लास ज्वाइन करोगे, आप कोर्स आप पढ़ोगे तो आपको सब चीज़ें ये बताई जाएंगी कि 20 नंबर वाले में को कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, 10 नंबर वालों को आप कैसे लिखना है, 5 नंबर वाले को आप कैसे लिखना है। कई ये सोच रहे होंगे कि सर हम पढ़ने को तो खुद भी पढ़ सकते हैं या कॉलेज में भी पढ़ते ही हैं, पास तो हो ही जाएंगे, क्या वो कंटेंट गलत है क्या? देखो कंटेंट की बात नहीं है, नॉलेज तो आप कहीं से भी ले सकते हो सकता है गुरु विद्या के नोट्स पुराने वाले हैं जो आपको सब जगह मिल जाएंगे। कई बहुत सी कॉलेजों में गुरु विद्या के ही नोट्स चल रहे हैं, सुनने में अजीब लगेगा लेकिन ये सच है, कोई टीचर सामने से बोलता नहीं है। ठीक है, तो आपको नॉलेज तो कहीं से ही मिल जाएगा। नॉलेज एक्वायर करना बड़ी बात नहीं है, उस एक्वायर किए हुए नॉलेज को आप अप्लाई कैसे करते हो, आपको डिलीवर कैसे करोगे, ये सब चीज़ें आपको कॉलेज में नहीं बताई जाएंगी, ये सब चीज़ें आपको बताएगी गुरु विद्या। ठीक है, तो आप कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि चाहे 1 महीने बचा हो, चाहे आप 15 दिन बाद में भी आ जाओगे तो गुरु विद्या आपको ये फील होने ही नहीं देगी कि आपका सिलेबस नहीं हो सकता। आप 15 दिन में आओगे तो भी आपका सिलेबस हो जाएगा। गुरु विद्या की एक सबसे खास विशेषता ये है कि जो भी स्टूडेंट डे फर्स्ट से ऑफलाइन बैच को जो रेगुलर रहा है उसको कभी भी किसी भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ी है। गुरु विद्या का ही कंटेंट है जिससे स्टूडेंट टॉप करते हैं। लास्ट अभी आपको जयशिव सर बता के भी गए हैं कि जो लास्ट ईयर जो आपका 21-22 जो बैच था उसमें जो टॉपर था वो आपका गुरु विद्या के
टीम जो स्टूडेंट था कोटा का वो था। इस बार अपन डीआरटी की बात करें तो डीआरटी में अपना सेकंड टॉपर था। इस बार अपन पूरी कोशिश रहेगी और गुरु विद्या टीम ये ट्राई करेगी कि इस बार जो डीआरटी का जो फर्स्ट टॉपर है वो भी गुरु विद्या टीम से ही हो, ठीक है। तो यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी जो आपकी कॉलेज वगैरह में आप पढ़ते हो वहाँ का रिजल्ट रहता है 10%, मैक्स टू मैक्स 20%। गुरु विद्या मिनिमम 50% तो आपका है ही। हम गारंटी देते हैं 99% की, और वो हम उसको बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। ये आप ज्वाइन करोगे तो आपको पता भी लगेगा इस चीज़ का कि हम ये दावा क्यों करते हैं, ठीक है। ये हम हमारी मेहनत के दम पे ये सब चीज़ें करते हैं। तो सबसे पहले अपन शुरुआत कर रहे हैं अपने डीआरटी सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर की। अपने उसका नाम है स्पेशल रेडियोग्राफी या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन। टॉपिक की बात करें वेंट्रिकुलोग्राफी, ये आपकी 20 नंबर में मोस्टली देखने को मिलती है आपको। एंजियोग्राफी ये भी क्या 20 नंबर को देखने को मिलती है। इसमें 4 वेसल्स की जो स्टडी होती है, जैसे कि सॉरी जैसे ब्रेन की हो सकती है, चेस्ट हो हार्ट की हो सकती है, एब्डोमेन हो सकती है, एक्सट्रीमिटीज की हो सकती है। ये 4 प्रकार की वेसल्स आपको, साथ ही साथ ये जो प्रोसीजर है ये इस नाम से भी आ सकता है जिसका नाम है सिलेक्टिव कैथ लैब प्रोसीजर, इस नाम से भी आ सकता है। तब भी आपको क्या एक्सप्लेन करना है, एंजियोग्राफी, ठीक है। जीआईटी पूछ सकता है, ये भी 20 नंबर में पूछता है मोस्टली। इसमें बेरियम स्वेलो, बेरियम मील फॉलो थ्रू जिसको आप बीएमएफटी के नाम से जानते हो, और लास्ट है आपकी बेरियम इनेमा। तो ये 4 स्टडी है। कंप्लीट जीआईटी आएगी, ये भी 20 नंबर में आ सकती है, या कोई इंडिविजुअल कोई इन्वेस्टिगेशन है वो आपको 20 नंबर में मिल सकती है, ठीक है। आगे आपकी बाइलरी ट्रैक की स्टडी होती है जिसमें ओरल कोलिंजियोग्राफी है, आईवीसी है, ट्रांसहिपेटिक है, पोस्ट ऑपरेटिव है, प्री ऑपरेटिव है, टी ट्यूब है, ईआरसीपी है। ये सब कितने 20 नंबर को आप मोस्टली आपको 20 नंबर में देखने को मिलती हैं। अगली है माइलोग्राफी। माइलोग्राफी कॉमन नेम है, इसको बहुत बार मल्टीपल टाइम ये रिपीट हुआ है इस नाम से, जिसका नाम है वर्टिब्रल एंजियोग्राफी। तो वर्टिब्रल एंजियोग्राफी पूछता है तभी भी आपको क्या एक्सप्लेन करना है, माइलोग्राफी की प्रोसीजर आपको एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। ये सब आपको इसके पॉइंट्स है जो इसके पॉइंट्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना है। आगे आपको दिख रहा है कौन सी यूरेनी ट्रैक की स्टडी, कौन कौन सी होती है इसमें, जैसे आपकी आईवीपी, दूसरा नाम इसका होता है आईवीसी, इसके अलावा आपकी आरजीयू और एमसीयू। ये आपको जो दिख रहा है मिक्सचुरेटिंग यूरेथ्रोग्राफी, इसको बोलते हैं अपन एमसीयू, ठीक है। यदि इन दोनों को कई बार क्या है, इन दोनों को एक साथ पूछ लेता है, तब आप सोचते हो कि आरजीयू लिखें कि एमसीयू। जब इस नाम से आएगा तो आपको आरजीयू प्लस एमसीयू दोनों लिखनी है, ये दोनों पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी यूरेनी ट्रैक की स्टडी। ये भी आपको मोस्टली 20 नंबर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसको रिकमेंड करूँगा कि इसको तो आप बिल्कुल याद रखें एकदम से, ठीक है। आगे आप बात करें एचएसजी है आपका, ये भी कितने नंबर में देखने को मिलता है, 20 नंबर में देखने को मिलता है। आपका टोमोग्राफी है, ये भी कितने नंबर में देखने को मिलता है, मोस्टली 20 नंबर में देखने को मिलता है आपको। सॉरी थेरेपी तो टेक्निक है जिसमें स्टेरॉइड टेक्निक ओटी की है। क्लीनिंग ऑफ मोबाइल यूनिट्स या सियाम्स जो की है, ये भी मोस्टली कितने नंबर को देखने को मिलती है, 20 नंबर या 10 नंबर में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें सिलेबस की, अदर्स जो स्टडी है आपकी, ये मोस्ट अब आपने देखा हो इतनी देर से कि आप सर सभी क्या 20 नंबर के ही आते हैं क्या, 5 नंबर और 10 नंबर के आप क्वेश्चन बताए थे क्या, वो कहाँ गए। तो मोस्टली जो 5 नंबर और 10 नंबर के जो क्वेश्चन है वो आपके उठते हैं, वो अदर जो आपकी रेडियोग्राफी है इसमें से उठेंगे, ठीक है। जैसे इसमें हो गया आपका डीसीजी हो गया, साइलोग्राफी हो गया, सीनोग्राफी हो गया, एंजियोग्राफी हो गया जिसमें सेरिब्रल और विनोग्राफी दोनों पढ़ते हैं अपन, ब्रोंकियोग्राफी हो गया। आजकल हालांकि इसका जिक्र बहुत कम होता है क्योंकि इसको एचआरसीटी के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया, तो ये यहाँ वहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर देते हैं अपन। आर्ट्रियोग्राफी हो गई, मेमोग्राफी हो गई। अब मेमोग्राफी एक ऐसा टॉपिक है जो आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों में देखने को मिलता है, तो बिल्कुल आ सकता है, सेकंड ईयर में भी आ सकता है आपको। स्प्लिंजियोग्राफी, पोर्टेलोग्राफी हो गई, लिम्फोग्राफी हो गई, जीरो रेडियोग्राफी और अदर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो हैं आपकी, जो आपके सिलेबस में है। तो इस बार आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दे के जो आपका सिलेबस है उसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि आपका फर्स्ट ईयर का आपका जो देखा आपने पेपर पैटर्न उस पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग आया है, तो नया एक पैटर्न बना है
गुरु विद्या ने उसका पूरा एनालिसिस किया है और अपना जो नोट्स हैं वो मॉडिफाई की है। तो आप जो नए वाले नोट्स हैं तो इसकी उम्मीद मत करना कि आपको ये कॉलेजों में मिल जाएंगे। कॉलेजों में जो आपको नोट्स मिल रहे हैं गुरु विद्या के वो पुराने वाले ही मिलेंगे। नए नोट्स आपको चाहिए तो गुरु विद्या आपको आना ही पड़ेगा। आपको पास होना है या टॉप करना है तो भी आपको गुरु विद्या ही ज्वाइन करना होगा। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट पेपर। सेकंड पेपर की अपन बात करते हैं जिसका नाम है रेडियोथेरेपी एंड फिजिक्स। इसका क्या सिलेबस रहेगा? इसके सिलेबस की अपन बात करते हैं तो सबसे पहले अपन लिखा हुआ जनरल प्रिंसिपल ऑफ रेडियोथेरेपी, एम ऑफ रेडियोथेरेपी भी अपन इसको बोलते हैं, थेरेपेटिक रेशियो हो गया, सेल साइकिल हो गया। ये सब क्या है? आपके 5-5 नंबर के क्वेश्चन है। सेल साइकिल आपको 20 नंबर में भी पूछता है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेडिएशन इफेक्ट ऑफ नॉर्मल सेल्स हो गया। यहाँ से जो ये ट्यूमर सेल्स हो गई, रेडियोथेरेपी मैनेजमेंट, ये जो आपको इतना सारा सब कुछ दिख रहा है इसको अपन पढ़ते हैं बायोलॉजिकल हेजार्ड्स में। एक टॉपिक जिसके नाम से अपन लिखते हैं बायोलॉजिकल हेजार्ड्स, ये पूरा है उसके अंदर अपन कंप्लीट कवर करते हैं। इसके अलावा आपकी मशीन्स होती हैं, 3 तरह की आपको मशीन देखने को मिलती हैं, जैसे कि आपकी लिनेक, ब्रेकी, टेलीथेरेपी। ये 20 नंबर में आती हैं। या तो कोई 1 या 2, बहुत कम चांस है कि 3 आ जाएंगे, लेकिन कम से कम 2 मशीन्स तो हर बार आपको देखने को मिलती हैं। ये 20 नंबर का बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, पक्का आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, साथ ही साथ मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो आपका फर्स्ट पेपर जो आपका है उसमें एक टॉपिक जो आपको नहीं दिखा है सिलेबस में, वो है, उसका नाम है कॉन्ट्रास्ट मीडिया। वो आपको बिल्कुल 20 नंबर के हिसाब से तैयार करके चलना होगा। उसमें कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या होता है, उसकी क्या एडवर्स रिएक्शंस होती है, कैसे उसका मैनेजमेंट होता है, ये सब 20 नंबर का पूरा बड़ा क्वेश्चन बनता है। और कई बार ऐसा होता है उस 20 नंबर में से उसके कुछ पॉइंट्स पूछ देता है, उसके टाइप पूछ लेता है, वो 5 नंबर या 10 नंबर में भी आपको देखने को मिलता है। जो ये एक पॉइंट है जो आपको फर्स्ट पेपर में रह गया था, उसको मैंने आपको वापस रिकॉल करवाया। वापस आते हैं अपने सेकेंड पेपर पे। यहाँ लिखा हुआ है जो ये आपके एप्लीकेशंस रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है, ये भी आपके 20 नंबर या 10 नंबर में आपको देखने को मिलेंगे। इसके एप्लीकेशन फंडामेंटल्स जो कंप्यूटर है, या इसके एप्लीकेशंस रेडियो डायग्नोसिस या थेरेपी में क्या यूज होते हैं कंप्यूटर्स के, ये भी आपके 20 नंबर में आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ अपन बात करें कि इसकी रेडिएशन हेजार्ड्स और इसके प्रोटेक्शंस कैसे करने हैं, जनरल पब्लिक को कैसे करना है, वो वहाँ पे काम कर रहे हैं वर्कर्स, उनको कैसे करना है। तो ये आपके टॉपिक्स हैं। ये भी कितने नंबर का होता है आपका? 20 नंबर का होगा। प्लानिंग कैसे करनी है डिपार्टमेंट की, 2 तरह के आपके डिपार्टमेंट है, रेडियो डायग्नोसिस और रेडियो थेरेपी। ये भी आपको कितने नंबर में देखने को मिलता है? 20 नंबर के मोस्टली देखने को मिलते हैं ये आपको। साथ में स्ट्रक्चर ऑफ एटम, रेडियो एक्टिविटी, 2 प्रकार से आप देखते हो, नेचुरल और आर्टिफिशियल। ये भी आपके कितने 10 मोस्टली ये 10 नंबर में आपको पूछी जाती है। यदि कंप्लीट रेडियो एक्टिविटी पूछी जाएगी वो कितने नंबर में होगी? 20 नंबर में। तो अपन को जो तैयारी करेंगे अपन मोस्टली वो 20 नंबर के हिसाब से तैयार करेंगे, ताकि बड़ा जो क्वेश्चन आए वो अपना ना छूटे। उसमें यदि आपको 10 नंबर का या 5 नंबर का पूछ लेता है तो आप आराम से लिख पाओगे। ठीक है, वो भी आपको बताया जाएगा कैसे आपका 20 नंबर का आपने जो पढ़ा है उसमें से यदि 5 नंबर का आ जाए तो उसको कैसे एक्सप्लेन करना है। कई बार ऐसा होता है कि 5 या 10 नंबर वाला बड़ा जो क्वेश्चन है वो 20 नंबर में आ जाएगा, तो कैसे बहुत बड़े क्वेश्चन को छोटे रूप में लिखना है, छोटे क्वेश्चन को कैसे आपको ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हो, ये सब चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। आप इसके लिए आपको गुरु विद्या आप ज्वाइन करिए। 2 तरीके हैं आपको, ऑनलाइन और ऑफलाइन। आप गुरु विद्या से ज़रूरी नहीं है कि ऑफलाइन ही आओ, आप सोशल मीडिया के थ्रू भी आप जुड़ सकते हो। सोशल मीडिया आप खूब चलाते हो, आप इंस्टाग्राम चलाते हो, यूट्यूब आपने देख ही रहे हो, ठीक है, टेलीग्राम हुआ अपना, तो यहाँ पे सब जगह आप क्या गुरु विद्या से आप जुड़ सकते हो। या ऑफलाइन सेंटर पे आप जो अपना जयपुर में टोंक फाटक पे प्रेजेंट है वहाँ आके आप विजिट कर सकते हो। आपकी हर तरीके से सहायता की जाएगी। ठीक है, आगे अपन बात करें कि इसकी इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। ये आपका फर्स्ट ईयर रेडिएशन फिजिक्स में भी आप देखते हो, सेकेंड ईयर में भी आपको देखने को मिलेगा। ये आपका पूरा 20 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है ये आपका। ठीक है, आपकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी होगी रेडिएशन की, ये फर्स्ट ईयर में भी आप देखते हो। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं कि HVT TVT, इसका जिक्र तो अपन किस में कर लेते हैं, अपन जनरल प्रिंसिपल ऑफ रेडियोथेरेपी में अपन इसका कर लेते हैं। साथ में लिखा हुआ वेरियस रेडिएशन यूनिट्स, जिसमें ये 5-5 नंबर के टॉपिक्स हैं आपके, रोंजन, रेड, रेम, डोजीमेट्री हो गई। साथ ही साथ जो आपका मेजर, इसमें अपन जो लास्ट यूनिट है इसमें आपकी जो डोज मेजरमेंट किससे करते हैं, उनकी जो
यूनिट्स हैं उनकी बात करते हैं, साथ ही साथ अपन किसकी बात करते हैं, आपकी जो एजेंसीज हैं इसका जो मैनेजमेंट करती हैं रेडिएशन का, और आप जो डोज मेजरमेंट डिवाइस होती हैं जैसे फिल्म बेज, TLD, ये जो डोजीमीट्री हैं इनके बारे में अपन जिक्र करते हैं। ये कितने डोजीमीट्री होती हैं वो आपकी 20 नंबर में, और यूनिट्स हैं वो आपकी 5 या 10 नंबर में आपको देखने को मिलती हैं। तो ये आपका कौन सा हो गया, सेकंड पेपर हो गया, जिसको अपन रेडियोथेरेपी के नाम से जानते हैं। अब मैं सूरज सर को बुलाना चाहूँगा जो आपके बाकी भी बचे हुए 2 सब्जेक्ट, और साथ ही साथ आपको कैसे और तैयारी करनी है, कैसे सेकेंड ईयर आप बहुत आसानी से कंप्लीट कर पाओगे, गुरु विद्या कैसे आप इसको बहुत और इजी बना देगी, वो आपको एक फ्लो चार्ट से आपको सूरज सर समझाएंगे। तो मैं बुलाना चाहूँगा सूरज सर को। आइए सूरज सर, और आप इनसे रूबरू होइए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू। हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि आपका ये पर्व बहुत अच्छा रहा हो, ये त्यौहार आपका बहुत बेहतर गुजरे। ये भी आशा करते हैं कि जिस जगह पे, जिस आप दहलीज पे आप खड़े हुए हैं, कि एक तरफ आप हैं सेकेंड ईयर है और दूसरी तरफ आपका सपना है कि हाँ फटाक से गवर्नमेंट जॉब लग जाएं, जिसके लिए अपने 1 साल 2 साल 3 साल ये जो इतने सारे मलाल थे आपके जीवन में कि सर एग्ज़ाम टाइम पे नहीं हो रही है, या फिर अपन बात करें कि सर फर्स्ट ईयर में 2 साल लग गए, 3 साल लग गए, वो सारी चीज़ें एक साथ ख़त्म हो जाएं अपनी। बस इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम कुछ चीज़ें कि सिलेबस कैसे कवर करना है, कौन से क्वेश्चन का कितना वेटेज है, किस तरह का पेपर बन के आएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने मायने रखते हैं, क्या नहीं रखते। मुझे पता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है आपकी, क्योंकि वीडियो को कई सेगमेंट्स में बांट दिया गया कि पेपर कौन सी डेट पे है, कितनी फीस लग रही है, LT का सिलेबस, RT का सिलेबस। और यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं RT के बचे हुए 2 सब्जेक्ट। सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है कि वैकेंसी आपके पास में खड़ी हुई है, दरवाजे पे खड़ी हुई है। आपको ध्यान रखना है कि एक ही बार में पूरा पेपर आपको निकालना है। देखो काफ़ी सारे मलाल हैं आप लोगों को हमसे कि सर आप रेगुलरली यूट्यूब पे क्यों नहीं आ रहे हो, क्लासेस क्यों नहीं ले रहे हो। देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि मोस्ट ऑफ जो फैकल्टीज़ थी, जो ओल्ड फैकल्टीज़ हैं, सब कहीं ना कहीं को एम्स में चला गया, कोई कहाँ पोस्टिंग हो गया। मेरी खुद की पोस्टिंग अभी झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये सब जहाँ जहाँ अलग अलग जगह पर हमारी पोस्टिंग हो गई, तो इस हिसाब से हम उस तरह का एक जो प्रोफार्मा था कि हाँ हम रेगुलरली क्लासेस ले पा रहे थे, यूट्यूब पर लाइव आ पा रहे थे, वैकेंसी की क्लासेस ले पा रहे थे, वो नहीं हो पा रही हैं। लेकिन जहाँ पे बात आती है आप सभी स्टूडेंट्स के हित के लिए, तो गुरु विद्या की टीम हमेशा खड़ी हुई है। मैं आज भी आपको बता रहा हूँ, जिस दिन एग्जाम का अनाउंसमेंट होगा उसके नेक्स्ट डे आपकी लाइव क्लासेस चालू हो जाएंगी यूट्यूब पे, जो हर बार हम चालू करते हैं। फर्स्ट ईयर का तो काफ़ी सिलेबस यूट्यूब पे रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। सेकेंड ईयर का हम लोग जो पहले वाला था वो हम इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि अभी रिसेंटली फर्स्ट ईयर का पेपर हुआ, उसमें पैटर्न चेंज कर दें इन लोगों ने जिस हिसाब का था कि एक जिस हिसाब से पैटर्न में क्वेश्चन पूछे हुए थे, जो नोट्स थे वो थोड़े से चेंज हुई, इस वजह से हमने पुरानी क्लासेस हटा दी। काफ़ी जैसे एनवायरनमेंट और जैसे उनकी बात कर रहा हूँ मैं LT वालों के लिए कि एनवायरनमेंट और जो एंटरप्रेन्योरशिप की जो थी क्लासेस वो तो एज इट इज़ रखी हुई है हमने, तो ये क्लासेस भी आपकी लाइव आई जाएंगी। बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी आपके पास जौन से नोट्स हो, कैसे भी नोट्स हो, आपको उसमें कैसे प्रिपरेशन करनी है, उसमें कैसे आपको गागर में सागर भरना है। पहली बात दोस्तों ध्यान रखो, आपको 2 पेपर सर ने समझा ही दिए। तीसरा जो पेपर होगा वो आपका है रिसेंट एडवांस का, ये वाला पेपर। ये आपका जैसे आपके फर्स्ट ईयर में डार्क रूम थी ना, सेम वैसा ही आपका एज इट इज़ पेपर है। इसमें सबसे पहला तो आपके पास में है USG अल्ट्रासोनोग्राफी, इसमें डॉपलर भी है और ट्रांसड्यूसर के टाइप है। ये सीधा 20 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। CT स्कैन आपकी 20 नंबर की होती है और मल्टी स्लाइस और स्पाइरल आपकी 5-5 नंबर में अलग से पूछी जा सकती है। MRI सीधा 20 नंबर का, स्पेक्ट्रोस्कोपी ये 10 नंबर का मैटर बनाती है। इसके अलावा CR सिस्टम ये आपका 20 नंबर का है या 10 नंबर में पूछा जा सकता है। DR ये भी 20 या 10 में। सर 10 का क्या माजरा है, हो सकता है CR वर्सेस DR ऐसा करके और आपको 20 नंबर का एक साथ दे दे दोनों का मैटर। इसके अलावा DSA डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी, पैक वाला जो सिस्टम है ये भी आपका 20-20 नंबर का मैटर बनाते हैं। मेमोग्राफी 20 नंबर की आती है। OPG 10 नंबर की, या ये डेंटल रेडियोग्राफी के नाम से पूछी जा सकती है, ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा पेट स्कैन वही आपका 20 नंबर का। इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ कैमराज है ना, ये भी आपका 20 नंबर का आता है। और अगर स्पेशल कैमरा के नाम बता देगा वो, जैसे लेजर कैमरा या फोटोग्राफी कैमरा,
ठीक है, तो वो आपको 5 या 10 नंबर में आ सकता है। तो पूरा मैटर बन रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट आपको 5 टॉपिक तो रट के रखने हैं। एक तो आपका यूएसजी, इसके अलावा आपका सीटी, एमआरआई, ठीक है, इसके अलावा सीआर और डीआर। ये 5 टॉपिक तो आपको अच्छे से याद होने ही चाहिए। अब सर इसमें देखो कई बार क्या होता है ना, पिछले साल की बात है शायद, तो उसमें क्या हुआ, क्वेश्चंस जो बेसिकली, क्योंकि टॉपिक तो आपको गिने चुने लगते हैं कि हाँ सर 12 टॉपिक है तो इसके बाहर तो क्या ही पूछेगा, तो थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है। जैसे एमआरआई है तो एमआरआई में पूछ लेगा वो एमआरआई की सीक्वेंसेस, तो आप वहाँ फंस जाओ उस जगह पे। और इसके अलावा जो उससे सीटी के अंदर आपको पूछ सकता है कि हेड की सीटी, चेस्ट की सीटी, वो सीटीज़ कैसे करते हैं, तो उस जगह पे आप फंस सकते हो। तो इसलिए जहाँ जहाँ आप नोट्स पढ़ रहे हो तो 2 टॉपिक, मेरे कहने पे 2 एक्स्ट्रा टॉपिक इसमें ऐड कर लेना। एक तो सीटी के अंदर किसी स्पेशल बॉडी पार्ट की सीटी के नोट्स आपको रखने हैं, जैसे कि चेस्ट, हेड। आपको पता होगा कि वो सारा प्रोसीजर लगभग सेम ही होता है ना, ध्यान रखना। इसकी तरह आपको एमआरआई के अंदर सीक्वेंस आती हैं काफ़ी सारी, तो सीक्वेंस आपको T1 वाली, T2 सीक्वेंस है, DWI है, तो वो सारी सीक्वेंस भी आपको याद होनी चाहिए। लगभग 6 से 7 सीक्वेंस आप याद रखना ताकि वो इसके काम आ सके। तो ये आपका पूरा सिलेबस हो गया रिसेंट का। रिसेंट के बाद में सबसे जो इजी सब्जेक्ट है और सबसे लेंथी सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात करता हूँ, ये आपकी पेशेंट केयर है दोस्तों। पेशेंट केयर के अंदर बहुत ही थोड़ा इन्वेट बड़ा सारा विशाल सा सिलेबस है इसके अंदर। यहाँ पे अपन बात करें सिलेबस के लिए, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले इनेमल वाला जो सिस्टम है उसकी बात कर रहे हैं, केयरिंग की बात कर रहे हैं। अगर आपके स्टील और ग्लास के इंस्ट्रूमेंट, उनकी क्लीनिंग कैसे करते हैं, रबड़ की कैसे करते हैं, इसके अलावा बेड कैसे बनाया जाता है, बेड मेकिंग की जो बेडशीट बिछाते हैं ना उसको बेड मेकिंग कहते हैं। इसके अलावा आपकी ब्लैंकेट वगैरह, केयर ऑफ लिनन, जो आपके कपड़े वगैरह उनकी केयर कैसे करनी है, तो ये आपके 5 या 10 नंबर का मैटर बनाता है। हाँ, इसमें एक ध्यान रखना कि स्टील और ग्लास वेयर की जो क्लीनिंग है वो आपके अलग से 20 नंबर में आ सकती है, बाकी 5-5 नंबर के मैटर है। फिर इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट एड प्रोसीजर, ये आपका 20 नंबर का है। और पेशेंट की लिफ्टिंग, ये लिफ्टिंग के नाम से नहीं आता है, क्वेश्चन आता है पेशेंट की ट्रांसफर टेक्निक, ये 20 नंबर का है। इसके अलावा हाँ देखो यहाँ पे आ गया ना, ये लिफ्टिंग वाला टॉपिक है पूरा का पूरा। इसके अलावा आपके पास में दूसरी है वाइटल साइंस, ये आपका 20 नंबर का। वाइटल साइन में टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, ये सारा। एक इनिमा वाटर है, ये आपका 5 नंबर में पूछा जाता है। फिर इसके अलावा आपको हॉस्पिटल का चार्ट है, ये आपका 5 नंबर का मीटर है। स्टरलाइजेशन, ये स्टरलाइजेशन को टेक्निक है पूरी की पूरी, ये फिर से आपकी 20 नंबर का मीटर बनाती है। फिर इंजेक्शन टेक्निक है, ये आपका 5 नंबर की है। ड्रिपिंग है, ये 5 नंबर की। सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ये 5 नंबर की। डिग्निटी ऑफ पेशेंट, ये 5 नंबर का मीटर है। साइकोलॉजी ऑफ सिक पेशेंट, ये आपका 5 नंबर का मीटर है, ठीक है। फिर यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए पेशेंट का प्रिपरेशन, ये फिर से 5 नंबर का है। एक्सरे और रेडिएशन के जो हज़ार्ड हैं, देखो ये हालांकि ये टॉपिक है, ये 20 नंबर का क्वेश्चन है, रेडिएशन हज़ार्ड। लेकिन रेडिएशन हज़ार्ड की बात ये दोस्तों कि ये टॉपिक अपन रेडियोथेरेपी में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर यहाँ पे पूछा जा सकता है। 2 क्वेश्चंस हैं, एक तो है रेडिएशन हज़ार्ड और एक कॉन्ट्रास्ट मीडिया। रेडिएशन हज़ार्ड थेरेपी का है लेकिन यहाँ पूछा जा सकता है। कॉन्ट्रास्ट मीडिया आपका स्पेशल रेडियोग्राफी का है लेकिन फिर भी यहाँ पे आ सकता है, तो ध्यान रखना। इसके अलावा जो ट्रे सेटअप होता है आपका वो पूछ सकता है। कैंसर कैंसर पेशेंट की केयर पूछ सकता है। इसके अलावा एमएलसी रिकॉर्ड मीडियो लीगल केस या मेडिको लीगल केस, जो आपका 20 नंबर में आता है। सीधा ध्यान रखना है 20 नंबर का मैटर। इसके अलावा रिकॉर्ड कीपिंग आपका वो लगभग 5 या 10 नंबर का मैटर बनाता है। और लास्ट में वेरी इंपॉर्टेंट है स्टोरेज ऑफ फिल्म्स, या फिर बोलें कि वेस्ट फिल्म और सॉल्यूशन। और स्टोरेज के अलावा डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका 20 नंबर का है। सर प्रिपरेशन किस हिसाब से करें, तो आपका बहुत बड़ा सिलेबस बता दिया आपने। देखो सबसे पहले 20 नंबर के मैटर देखो। मैंने कहा कि स्टील और ग्लास इंस्ट्रूमेंट की क्लीनिंग, ये 20 नंबर का याद कर लेना। इसके अलावा पेशेंट की ट्रांसफर टेक्निक 20 में याद करना, और फर्स्ट एड प्रोसीजर आपको 20 में याद करने। 3 टॉपिक तो आपके कवर हो गए। चौथा जो टॉपिक है वो आपका आएगा वाइटल साइन, ये 20 का। 5वां है स्टरलाइजेशन, ये 20 का, ठीक है। तो 6 टॉपिक ये हो गए आपके। इसके अलावा एमएलसी 20 का आ गया, रेडिएशन हज़ार्ड 20 का आ गया, और लास्ट में क्वेश्चन आपका वेस्ट वाला, स्टोरेज ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट वाला, ये आपका 20 में आ गया। तो लगभग 7 से 8 टॉपिक आपके 20 के हैं, बाकी बहुत सारे टॉपिक आपके 5 के हैं। तो सबसे पहले आपको मार्किंग ऐसी रखनी होती है कि आपका 20 नंबर का मैटर तो कवर होना ही होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं? देखो क्योंकि क्वेश्चन का फॉर्मेट दोस्तों कैसे बनता है मैं आपको सीधा एक बार बता दूं। आपने क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर की एग्जाम तो दे रखी है तो आपको उससे प्रॉपर्ली आइडिया तो है, लेकिन आपको बता दूं इससे पहले नंबर का क्वेश्चन है तो पहले नंबर का क्वेश्चन बनाएगा सर आपका 20 नंबर का होगा। फिर दूसरा नंबर का क्वेश्चन ये 5-5 नंबर के 4 होंगे। फिर तीसरा नंबर का ये फिर से 20 का है।
फिर चौथा ये फिर से 5-5 नंबर के 4 होंगे, फिर पाँचवा फिर ये 20 का है, फिर छठा क्वेश्चन है 10-10 नंबर के 2 होंगे, या फिर कई बार 5-5 के पूछ लेता है। सातवां है फिर कितने का आएगा 20 का। तो देखो 20-20 नंबर के कितने क्वेश्चन है 4। तो आपको 20 नंबर के क्वेश्चन जो सबसे पहले ये छांटो, जब भी तैयारी कर रहे हो ना पहले ये छांट लो कि सर 20 नंबर के कौन से क्वेश्चन हैं, क्योंकि 5 के नंबर क्वेश्चन फिर भी आप छोड़ सकते हो, लेकिन 20 के नहीं छोड़ सकते आप, क्योंकि 20 नंबर जाहिर सी बात है वही आपको पास करा रहे हैं, क्योंकि इसमें 4 क्वेश्चन का वेटेज तो 20 नंबर का है। तो मैंने कहा कि सर पेशेंट केयर के अंदर लगभग मैंने 8 टॉपिक ये बताए जो 20 नंबर के हैं, अब 8 में से 4 आ रहे हैं, बताओ तो फिर पास होना तो ईजी हो गया ना। क्योंकि और सबसे अच्छी बात है ना कि आप 5 में से अगर 4 क्वेश्चन अच्छे कर देते हो तो पास तो वैसे भी हो ही रहे हो। तो एग्जाम टाइम पे ये मत देखो कि सर सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा हमारा, या ये भी मत देखो कि सर कितने जल्दी हम कवर कर पाएंगे, नहीं ये नहीं देखना, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। देखो पहली चीज़ तो ये है ना कि सभी का कोचिंग में आना पॉसिबल है नहीं, और जाहिर सी बात है हम इतने बच्चों को लास्ट टाइम पे पढ़ा भी नहीं पाएंगे, ठीक है। क्योंकि अभी हमने रिसेंटली कुछ सर ने मनोज सर ने जो अपने डायरेक्टर सर हैं उन्होंने भी वो डाला था, पोस्ट डाली थी एक, इंस्टा पे रील डाल दी, तो उसकी वजह से वो थोड़ी वायरल हो गई। इसकी वजह से लगभग 2 दिन के अंदर अंदर आपको 200-250 तो जितना मुझे पता है उतने तो एडमिशन हमने देखे हैं खुद ने, ठीक है। अब दूसरी चीज़ कि इतना हमें भी पॉसिबल नहीं हो पाता कि हर एक बच्चे तक हम पहुंच पाएँ, हर एक जगह पे हम जा पाएँ। तो अब यही है कि जो आपके पास जो नोट्स आप पहले से पढ़ते आ रहे हो ना, सबसे पहले उन नोट्स को बेस बना के ही आप तैयारी करो। एग्जाम टाइम पे हम जो रिवीजन कराएंगे ना उसमें रिवीजन ये होगा कि आपने चाहे कैसे भी नोट्स पढ़े हो दोस्तों, कैसे भी नोट्स पढ़े हो, वो रिवीजन वाली क्लास देख के आपको अंदाजा लग जाएगा कि हाँ वही नोट जो पढ़े थे ना वो ही थोड़ा सा उसका थोड़ा बैकअप वाला पार्ट मान लो या थोड़ा एडवांस वाला पार्ट मान लो। मतलब अपन बेस बना के कुछ ऐसे नोट्स बनाते हैं लास्ट टाइम पे, जब आप किसी भी इंस्टीट्यूट के या फिर किसी भी कॉलेज के नोट्स आप पढ़ रखे हो उससे आपका वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और एग्जाम टाइम पे आप उस लिख सकते हो। लास्ट टाइम कुछ ट्रिक्स होती हैं, किस तरह का पैटर्न है, किस तरह की लैंग्वेज है, सब कुछ बताया जाता है। फिर भी किसी बच्चों को ऐसा लग रहा है कि सर कॉन्फिडेंस हमारा बिल्कुल लूज पड़ा हुआ है, हम बिल्कुल पास नहीं हो सकते, या फिर जिनको लग रहा है कि सर यार मतलब वैकेंसी दरवाजे पे खड़ी हुई है, हम लोग कैसे उसको पास करें, तो जाहिर सी बात है फिर तो ऑप्शन यही है कि आपको ऑफलाइन फिर सेंटर विजिट ही करना पड़ेगा। और अगर आपको ऑफलाइन फिर सेंटर विजिट करना है तो फिर सीधा सीधा उसकी मैं बता ही देता हूँ, ये आपके पास में ये पोस्टर्स आप मल्टीपल टाइम्स आपके ग्रुप्स वगैरह में आया हुआ होगा, इसमें आपको सीधा सीधा हमने बता रखा है कि यहाँ पे आपके पास में जैसे कि सबसे पहली चीज़ है कि गवर्नमेंट वैकेंसी आने वाली है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको निकालनी है किसी भी कंडीशन में। आपका स्टडी मटेरियल काफ़ी हद तक अपडेट हो चुका है, इसके अलावा प्रिंटेड नोट्स वगैरह वो सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे जो भी फैकल्टीज़ हैं वो एसएमएस की फैकल्टीज़ हैं, जिन्होंने एसएमएस मेडिकल कॉलेज से या तो पढ़ाई कर रखी है या वहीं पे पोस्टेड हैं वो। तो जाहिर सी बात है कि आप जिन वही टीचर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं ना जिनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, ऐसे नहीं है कि भाई सीधा कोई भी आके आपको पढ़ा रहा है। और उनका जो स्टडी का लेवल है, जैसे आप डिप्लोमा लेवल पे पढ़ाई कर रहे हो ना, तो जो टीचर आपको पढ़ा रहे हो ना वो ग्रेजुएशन लेवल के हैं। मैंने खुद ने, जैसे आपने डीआरटी की बात करते हैं, डिप्लोमा इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी, मैंने बैचलर कर रखी है, बैचलर ऑफ रेडिएशन टेक्नोलॉजी। तो जाहिर सी बात है मोहित सर ने वो सब वही कर रखा है, तो जो आपसे एक अपडेटेड उन्होंने एक एक्स्ट्रा सेगमेंट में चीज़ें पढ़ रखी हैं तो वो आपको बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे। इसके अलावा गेस पेपर 90% एक्यूरेसी, जाहिर सी बात है काफ़ी आप प्रीवियस जो बच्चे हैं उनको तो आइडिया होगा कि काफ़ी टाइम से अपने गेस पेपर मैच करते हैं। हाँ, हालांकि कुछ कई बार ऐसा होता है कि जैसे 4 पेपर होते हैं उसमें एक गेस पेपर मतलब 19-20 हो जाए, वरना मोस्ट ऑफ चांसेस होते हैं कि गेस पेपर मैच करते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई यहाँ पे जितने भी फैकल्टीज़ हैं वो एनालिसिस करती हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस का पैटर्न आ रहा है। और हम तो ये भी नहीं कहते कि भाई तुम्हें पता है अगर गेस पेपर के बेस पे तो शायद अपन रहते भी नहीं है मोस्टली, क्योंकि लाइव क्लासेस के अंदर हम पूरा सिलेबस ही करवा देते हैं। फिर भी गेस पेपर पे आप बिलीव कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो हमारे गुरु विद्याक पे। इसके अलावा कॉलेजेस के अंदर जो परफेक्ट स्टडी मटेरियल का काफ़ी अभाव रहता है कि हाँ परफेक्शन नहीं आ पाता। मैंने बताया इतने सारे टॉपिक्स अगर आपके सिलेबस में है तो आप देखोगे कि कॉलेज वालों ने उनमें से मुश्किल से आधे टॉपिक पढ़ा रखे हैं। अब एग्जाम आएगा तो क्या करोगे? तो जाहिर सी बात है भाई मार्केट में हर जगह पे गुरु विद्या के नोट्स तो फैले हुए हैं, तो आप वहाँ से कहीं से ले सकते हो। आप यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो गुरु विद्या के नंबर्स पे। इसके अलावा देखो मैंने बताया था कि लास्ट टाइम पे हम लाइव क्लासेस में कैसे पढ़ाते हैं, तो रिवीजन के लिए हम फ्लो चार्ट, माइंड मैप्स वगैरह ये सब यूज करते हैं। नोट्स जो अपने होते हैं ना वो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में है। अगर आप प्योर इंग्लिश मीडियम के तो भी पढ़ सकते हो, अगर आप इंग्लिश इतनी नहीं आती है तो आप हिंदी प्लस इंग्लिश जो बाइलिंगुअल नोट्स आते हैं ना उनको बेस बना के आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। हालांकि मैं ये कह रहा हूँ ना कि 1 महीना मोर देन सफिशिएंट होता है दोस्तों एग्जाम के लिए। 1 महीना सच में बहुत अच्छा है, 1 महीने में आप बहुत अच्छे तरीके से रिविजन कर सकते हो। और अभी जो जहाँ जो टीम थी, बाकी मेंबर्स कोई कहाँ था कहाँ नहीं था, जो दूर बिखरे पड़े थे,
किसी न किसी वजह से वो सारे के सारे आ चुके हैं। आपको पता है कि जब एग्ज़ाम होती है ना, तो जो जो क्योंकि जाहिर सी बात है कि किसी की कहाँ पोस्टिंग हो गई, कोई कहाँ पहुँचा, तो जो मेन फैकल्टीज़ थी वो गुरु विद्या में आ चुकी हैं। और अगर वो हैं तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे ऑफलाइन आना ही चाहिए। जिनके आप वीडियोज़ इतने टाइम तक देखे हुए हो, फर्स्ट ईयर में जिनकी आपने लाइव क्लासेस देखी हैं, आप पास हुए हो, उन सब के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि आपको आना है ऑफलाइन पढ़ाई करनी है बहुत बेटर तरीके से। जिनका आना पॉसिबल नहीं आ पाता, देखो कई वजह होती हैं। एक सर यहाँ पे रेंट वगैरह, रेंट का देखो 2 महीने एग्जाम में, फिर बाद में अगर एक बार कवर क्लियर हो जाएगी एग्जाम की, तो फिर उसके बाद तो भाई आपको फिर वैकेंसी लेवल पे सोचना है, ना कि फिर ये कि सर एक सब्जेक्ट बैक पड़ी है, 2 सब्जेक्ट बैक पड़ी है, ये तो अपने को टेंशन ही नहीं लेनी फिर तो। ठीक है, दूसरी चीज़, कोई नहीं आ सकता, कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, इशू है कि सर फीस बहुत ज़्यादा है, कोई बात नहीं है। गुरु विद्या ने लगभग 40 से 50% बच्चे हर साल गुरु विद्या बहुत ही लिमिटेड बेसिक फ़ी या फिर बताऊं कि ऑनलाइन फ़ी के बेस पे पढ़ाते हैं। अगर जिसके पैसों की प्रॉब्लम हो ना, तो आप यहाँ पे आइए, अपनी कंडीशन बताइए, यहाँ पे फैकल्टीज़ को अपनी रूबरू कराएं कि हाँ सर ये प्रॉब्लम है। ठीक है, आपको बिल्कुल कम से कम फीस के अंदर आपका यहाँ पे एडमिशन होता है। और मैं नहीं कह रहा कि एडमिशन ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आपके कॉलेजेस के नोट्स हैं, आप उनको बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से उनकी प्रैक्टिस करिए, बार बार उनकी रिवीजन करिए। देखो रिवीजन का ना एक सीधा सा पैटर्न होता है। सर क्या पैटर्न है रिवीजन का? देखो आप जो यहाँ पे ऑफलाइन को भी मैं एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि रिवीजन का क्या होता है। फर्स्ट टाइम आपने टॉपिक को पढ़ा तो किसी भी टॉपिक को आप बहुत अच्छे से समझ के पढ़िए। समझने के बाद में आपका काम ये होना चाहिए कि फिर कॉपी लेके बैठिए कि इसमें मेजर हेडिंग्स क्या हैं, फिर आप हेडिंग्स को एक साथ लिख लीजिए, फिर आप उसको अच्छे से याद करके पढ़िए। याद करके पढ़ने के बाद में आप फिर से देखो कि आपको हेडिंग्स पता है और ये पता है कि आपने क्या मैटर याद किया है। फिर आप बैठो, ये देखो कि मुझे कितनी % चीज़ें याद हुई हैं। आप देखो कि फर्स्ट बार आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको लगभग 20 से 30% मैटर लिखने में आएगा। लेकिन जब आप उनको लिखोगे ना, तो सबकॉन्शियस माइंड में एक ना आपको एक सिग्नल पहुंचता है कि यार नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ोगे ना, तो आप बहुत ही अटेंशन से पढ़ोगे। और ये आपको बस बार बार रिपीट करना है। फिर आपने जैसे लिख लिया, लिखने के बाद आप वापस देखो कि मैंने क्या चीज़ें छोड़ी हैं। फिर जब आपको आइडिया लग जाएगा ये चीज़ छूटी हुई है, फिर वापस एक बार प्रैक्टिस करो। और किसी भी क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और खास करके 20 नंबर के क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहले तो आप डिसाइड कर लो कि 20 नंबर के सर कौन से क्वेश्चन है, पहले वो तैयार करो और उनके लिए सेम फॉर्मेट अपनाओ। 5 नंबर के लिए हो सकता है कि आप सरसरी नज़र से उनको देख के चले जाओ, लेकिन 20 नंबर के क्वेश्चन आपको कंठस्थ याद होने चाहिए। एग्जाम में कई बार ये होता है कि पूरा याद है लेकिन हेडिंग से भूल जाते हैं कि क्या था, फिर अंदर की सारी चीज़ें भूल जाओगे। बार बार रिविजन करो, इससे पता है फ़ायदा क्या होगा, आप मोर इंटेलिजेंट बनते जाओगे। आप जब भी पढ़ोगे ना, तो दिमाग में एक सिग्नल रहेगा कि नहीं यार, ये तो ना मतलब मेरे को वापस लिखने के लिए बोलेगा, तो इसलिए मेरे को क्या करना, पढ़ना है, तो मेरे को बहुत अटेंशन से पढ़ना है। और बस ये कॉन्सेप्ट अपना के रखो एग्जाम तक। सभी बच्चे जो भी हैं, आपको बिल्कुल अब सीरियस हो जाना है, क्योंकि अब ये सवाल केवल सेकेंड ईयर का है ही नहीं, अब ये सवाल हो चुका है वैकेंसीज का। ठीक है, तो आपको बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए, और फिर आप मिलते हैं अपनी लाइव क्लासेस के सेशन के अंदर। थैंक यू।